Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. As we have started with a new series on the criminology and penology, and in this series, I have discussed certain questions relating to criminology and penology. Today, I will discuss with another question, that is the causes of the crimes. आज हम क्राइम्स के अपराध के कारणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं. यदि हम अपराध के क्राइम्स के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहला रीजन जब आप देखेंगे तो दैट इज द पॉवर्टी. पॉवर्टी मीन्स गरीबी. द पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द क्राइम एंड द कंट्रीज विद हाई रेट्स ऑफ इकोनॉमिक deprivation tends to witness higher crime rates than the other countries, since the people don't have any means to secure a living in the right ways, and they invest their time in the criminal activities, not being able to earn and sustain themselves, and leaves the people so frustrated that they don't resort to illegal means to sustain themselves and their families. जैसा कि मैंने आपको बताया कि गरीबी जो एक बहुत बड़ा कारण है अपराध का, और ज़्यादातर जितनी भी कंट्रीज आप देखेंगे जहाँ पर आपको गरीबी रेखा ज़्यादा मिलती है, वहाँ आप देखेंगे कि क्राइम रेट बाकी देशों की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलेगा. और ऐसे लोग जिनके पास पूरे सिक्योर मीन्स नहीं है अपने लाइवलीहुड को कमाने के लिए, दे हैव नो सिक्योर मीन्स फॉर लिविंग देयर राइटहुड. यदि वो उनके पास सिक्योर मीन्स नहीं है लिविंग देयर वेज, दिस मीन्स वो अपने आप को क्या करते हैं, वो आपराधिक गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो इतना अन्न नहीं कमा पाते जिससे कि वो अपने फैमिली का पेट कर सके, अपने फैमिली का पालन पोषण सही से कर सके. और इसी वजह से उनकी यही फ्रस्ट्रेशन जो है, जिसकी वजह से वो इलीगल मीन्स के ऊपर चले जाते हैं, आपराधिक जो गतिविधियाँ वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो जो इलीगल मीन्स है उनका सहारा लेते हैं, जो लीगल नहीं है, कानूनी तौर पे सही नहीं है, ऐसे तरीक़ों का उन्हें सहारा लेना पड़ता है. तो दैट इज़ द वन रीज़न फॉर द क्राइम. पॉवर्टी सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है किसी भी क्राइम के लिए. इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड रीज़न, दैट इज़ द पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर, it is established that peer pressure plays a significant role. पीयर प्रेशर भी आप देखेंगे तो ये भी एक तरह का सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. यदि हम देखें कि हमारे जो टीनेजर्स हैं या अडल्ट वगैरह जो हैं, वो ज़्यादातर पीयर प्रेशर की वजह से ही इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाए जाते हैं. ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? दैट इज़ द फेज ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि वेयर द पीपल टेंड टू लुक इनटू द फ्रेंड्स. वो लोग क्या देखते हैं कि उनके जो फ्रेंड्स हैं या उनके जो दोस्त वगैरह हैं या फिर उनके रिश्तेदार हैं जिनके पास जरूरत से ज़्यादा मतलब आप देखेंगे रिसोर्सेज हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जब वो लोग सही से कार्य नहीं कर रहे, गलत तरीके के कार्य कर रहे, तो उनके पास सारे तरह के मीन्स अवेलेबल हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और आज हम ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो हमारे पास वो मीन्स अवेलेबल नहीं है, एंड वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड दो रिसोर्सेज. हमारे पास इतने रिसोर्सेज हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. तो द लैक ऑफ विजडम, इसके पीछे आप जनरली देखेंगे तो लैक ऑफ विजडम या जो एक्सपीरियंस है लोगों का, वो कहीं ना कहीं फ्यूल की तरह कार्य करता है. दैट इज एडिड टू फ्यूल टू द फायर, एंड द प्रॉब्लम गोज आउट ऑफ द हैंड व्हेन दिस पीयर प्रेशर डजंट स्टे रेस्ट्रिक्टेड टू अल्कोहल एंड सिगरेट्स. और आपने जनरली देखा होगा कि जब कोई लोग सोसाइटी वगैरह में बैठते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठते हैं, तो वो ये देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स आज सिगरेट पी रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं. हो सकता है कि वो एक तरह से सोसाइटी के लिए मतलब उन्हें अच्छा लगता है कि भाई ये शायद उनके सोसाइटी के जो मेन जो वो है उसको शो कर रहा है, उनकी अच्छी रेपुटेशन को शो कर रहा है, जिससे उन्हें लगता है कि हाँ हम रिच अपने आप को दिखा पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वो उस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं. केवल वो वहीं तक ही सीमित नहीं रहता. यदि आप देखेंगे तो कई बार वो इलीगल एक्टिविटीज़ में अपने जो साधन हैं, जो अपने शौक हैं, उनको पूरा करने के लिए वो इलीगल एक्टिविटीज़ का भी सहारा ले लेते हैं. और ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि उनकी फैमिली और वो जो फ्रेंड्स थे वो कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जो जिससे उनको ये लग रहा था कि वो शायद अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सारी जो मीन्स हैं उनको अफोर्ड करने में सहायता कर रहा है वो चीज़. तो दैट इज द मेन रीजन. पीयर प्रेशर इज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द क्राइम. एंड द थर्ड रीजन इज ड्रग्स. आज के टाइम में आप भी जानते हैं कि जो ड्रग्स होता है, ड्रग्स आप समझते हो, तो जो क्राइम और जो ड्रग्स हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ में क्लोजली रिलेटेड है. दे आर द टू पार्ट्स ऑफ द सेम कॉइन. ये कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सिक्के के ही दो पहलू हैं.
A person under the influence of tends to indulge in criminal activities that they may have not indulged in otherwise. जहाँ पे एक आदमी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, परंतु यदि उसको एक बार ड्रग्स की आदत पड़ जाती है नेचुरली कि वो उस अपनी आदत को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं वो इनमें इंडल्ज हो जाता है, इलीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाता है। मेन प्रॉब्लम इसके पीछे क्या है? दैट इज द एडिक्शन ऑफ ड्रग्स। एडिक्शन मतलब आदत। किसी भी आदत को मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार आपको आपने ड्रग ले लिया, एक बार मान के चलो आपने शौकिया तौर पे भी ले लिया, तो कहीं ना कहीं वो आपको उसका आदी बना देती है और वो आप छोड़ नहीं पाते, और जिसकी वजह से आप अपने उस ड्रग्स के को लेने के पर्पज से आप किसी भी कार्य को करने के लिए कहीं ना कहीं आगे रहते हैं। आपको लगता है कि भाई यदि मुझे ड्रग्स चाहिए तो मुझे ये सब कार्य करने होंगे। तो क्या क्या बोलेंगे आप? इन सच ए सिचुएशन ड्रग एडिक्ट्स आर ऑलवेज रेडी टू गो इन टू एनी एक्सटेंट। जो ड्रग्स एडिक्ट्स होते हैं वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, और इवन दे आर इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज, और यहाँ तक कि वो इलीगल एक्टिविटीज का सहारा लेने से भी नहीं चूकते। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स पीपल फील द अर्ज टू डू थिंग्स दैट दे आर नॉट ओनली इलीगल बट आल्सो द पोटेंशियल टू रुइन। उन्हें ये नहीं पता कि केवल इलीगल ही है, अभी भाई सब ठीक है, आपराधिक अपने गतिविधियों का सहारा तो ले लिया, कहीं ना कहीं वो उनके जीवन को समाप्त करने वाली भी है। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता। दे हैव पोटेंशियल टू रुइन एंड एट द टाइम इवन एंड देयर लाइफ, और इवन वो हो सकता है कि उनके उसकी वजह से उनका जो लाइफ है, उनका जो जीवन है वो खतरे में आ जाता है। तो दैट मीन्स ड्रग्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द कमीशन ऑफ द क्राइम। एंड द नेक्स्ट रीजन इज पॉलिटिक्स। जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटिक्स के साथ आप देखेंगे क्राइम का बहुत बड़ा मतलब संबंध है, और जहाँ आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स को ये कहा जाता है कि गंदा कीचड़ है। तो इंटर रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड द क्राइम आपने देखेंगे कि जो भी इनका जो इंटर रिलेशन है दैट इज ओवरलुक्ड मैनी टाइम्स। कई बार हमने देख भी लिया है, हम लोग जनरली अपने लाइफ में देखते हैं। एंड दिस इज प्रॉब्लमेटिक एज मैनी पीपल हैव एंगेज्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज वाइल डीलिंग इन पॉलिटिकल इश्यूज। जब भी कोई पॉलिटिकल इशू आता है तो नेचुरली है कि वहाँ पर जो लोग हैं अपनी कुर्सी के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। दे आर एंगेज्ड एंड देयर आर अनटीन पॉलिटिशियंस विद द क्रिमिनल रिकॉर्ड। और आपने बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन देखे होंगे जिनका कहीं ना कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया जाता है, और ज़्यादातर वही क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जो होते हैं उन्हें टिकट थमाए जाते हैं पार्टीज के द्वारा। There have been quite a few politicians in developing countries who have been associated with violent crimes. और जनरली आप ये देखेंगे कि जितने भी जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो वायलेंट क्राइम्स में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। कई देशों के अंदर आपने देखा होगा इवन उनके ऊपर इतने इतने मर्डर के केसेस दर्ज होते हैं कि आपने अभी अतीक अहमद का केस देखा था। अतीक अहमद जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ था, उसके ऊपर 80 से अधिक आपने देखा होगा मर्डर के केस दर्ज थे, लूट के केस दर्ज थे, फिर भी वो पॉलिटिक्स में था। तो नेचुरली कि ज़्यादातर पॉलिटिशियन आप जब देखते हैं तो वो पॉलिटिक्स के साथ उनका अच्छा खासा संबंध होता है। सो मैनी यूथ, जो ज़्यादातर हमारे जो यूथ है, नंबर ऑफ पार्टी मतलब जो पार्टी से जो भी नंबर ऑफ यूथ है, दे हैव गिवन वीपन्स एंड इंस्ट्रक्टेड टू हैंडल द मैटर्स वायलेंटली। और वो उनको बड़ी बड़ी पार्टीज के द्वारा उनको वीपन थमा दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि आपको उनके संबंध में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कुर्सी को लेने के लिए, आप कोई भी तरीका अपनाइए, कोई भी चाहे वायलेंट तरीका ही क्यों ना हो, उसमें आम जनता की कोई नुकसान होता कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एनी पॉलिटिकल डिस्प्यूट हाउएवर यूजुअली लीड्स टू रैम्पेंट वायलेंस इन्वॉल्विंग मॉब। तो वहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं रैम्पेंट वायलेंस को इन्वॉल्व करते हैं। एंड दे नॉट ओनली द एक्सपोज द यूथ ऑफ क्रिमिनल्स एक्टिविटीज बट आल्सो पुट द लाइव्स ऑफ वेरियस सिटीजन्स एट रिस्क। केवल उनको मतलब केवल वो पॉलिटिकल पार्टीज पे ही रिस्क नहीं होता, वहाँ पर वो आम जनता को के लाइफ को रिस्क पे डाल दिया जाता है, उनको खतरे में डाल दिया जाता है, और वहाँ का जो भुगतान है वो आम जनता को करना पड़ता है इनकी वायलेंट एक्टिविटीज का। सो अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इन ए कंट्री लीड्स टू द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द क्राइम। इसका मतलब ये होगा कि जो अनस्टेबल जो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे देश में पाई जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर क्राइम होते हैं हमारे देश के अंदर, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। एंड द नेक्स्ट रीजन में भी रिलीजन। रिलीजन मीन्स धर्म। कई बार आप जनरली देखेंगे कि धर्म के आधार पर भी झगड़े होते रहते हैं। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम झगड़े अपनाए जाते हैं। क्या कहते हैं, इवन टुडे अनफॉर्चुनेटली वेरियस डिवाइड्स एंड इश्यूज ऑफ द सोसाइटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द रिलीजन। डिस्पाइट इट बीइंग अ बेसिक ह्यूमन राइट, मैनी पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग
their own religion, and they lead to a feeling of resentment in the minds of believers. Innocent lives have been lost in this war over ideological concepts that have been existed since many time immemorial. And this is an extremely sad situation, sad state of affairs, considering that it is already in 21st century and the human being have processed so many in other areas. There are huge number of crimes committed by the religions fantastic while they try to further cast by propagating their religion, or at the time they try to establish their religious superiority over other faiths by resorting to destruction. तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो धर्म के आधार पर आपने क्या देखा कि हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया है। वो केवल उनके फायदे के लिए नहीं किया गया, वो केवल अपने वो फायदे को साधने के लिए किया जा रहा है। वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अपने को फायदा पहुँचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो धर्म के आधार पे जो आप देखेंगे कि हर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में पूरा ये राइट दिया गया है कि आपको अपने मर्जी का धर्म अपनाने का, उसको प्रोपेगेट करने का, उसको प्रोफेस करने का पूरा अधिकार है। परंतु यहाँ पे होता क्या है कि धर्म के आधार पे झगड़े करवाए जाते हैं, उनको अपना धर्म को फैलाने से उन्हें रोका जाता है। डिस्पाइट इट बीइंग वेरियस ह्यूमन राइट, क्योंकि आपको भी पता है कि ये हमारा ह्यूमन राइट है एंड दैट इज नेसेसरी। क्योंकि इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि इतनी सारी मतलब आप अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो नेचुरली कि ये एक आधार है जो होना चाहिए। और तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, आप भी जानते हैं। तो दिस लीड्स टू द फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट इन द माइंड्स ऑफ बिलीवर्स। वहाँ पे जो इनोसेंट लोग हैं जिन्हें अभी पता नहीं है कि ऐसा वो क्यों धर्म के आधार पर ये फैलावा किया जा रहा है, नेचुरली कि वो उनके बहकावे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम आपके धर्म को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे झगड़े करवाए जाते हैं। आपने अभी पीछे देखा होगा बुर्का कांड हुआ था, या फिर जितने आपने देखे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे तो झगड़े करवाए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म झगड़े करवाए जा रहे हैं। तो नेचुरली कि रिलीजन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द क्राइम। जो रीजन है वो भी एक बहुत क्राइम के लिए बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। एंड द नेक्स्ट रीजन इज बैकग्राउंड। समटाइम्स बैकग्राउंड एंड फैमिली कंडीशंस में आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। कई बार आप क्या देखते हैं कि जो हमारा जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली कंडीशन है, वो भी क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। व्हेन द पीपल बिलीव दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली and they are unable to do so owing to lack of opportunities, lack of education and other issues that handicap them, they resort to crime। क्या मतलब बताया आपने कि यहाँ पर जब आप देखते हैं कि आदमी का बैकग्राउंड ही ऐसा है या फिर उसकी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, तो क्या कहेंगे? व्हेन पीपल आर बिलीव दैट, जब लोगों को ये विश्वास होता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड देयर फैमिली, कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फैमिली को अपनी जो उनकी जो डेली रोजाना की जो ज़रूरतें हैं उनको प्रोवाइड करवाए। जब वो नहीं प्रोवाइड करवाते, नेचुरली है, तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से या कोई और अदर कोई इशूज भी हो सकते हैं जो हैंडीकैप होता है, तो कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं वो क्राइम का सहारा ले लेते हैं। दिस इज ए सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। In such a situation, it is highly likely that criminals would have refrained from engaging in criminal activities had there been sufficient means for them to sustain themselves. And this issue does not lead to crime such as theft alone, but also motivates the people to commit the crime. तो क्या बताया है यहाँ पर कि जनरली आप देखते हैं कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, कहने का मतलब उसकी वजह से यहाँ पर आपको क्राइम का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको अपने फैमिली की स्टेटस को बचाने के लिए, क्योंकि आप उसको ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करते हैं? वहाँ पे सीधी उंगली से घी नहीं निकल पाता, नेचुरली कि आप क्या करते हैं? अपनी उंगली टेढ़ी कर लेते हैं। मीन्स आप अपने सीधे लाफुल तरीके से आप उसे नहीं पूरा कर पाते, तो आप गलत तरीके का सहारा ले लेते हैं। तो यहाँ से केवल आप छोटी छोटी मतलब क्राइम नहीं होते, केवल थेफ्ट जैसे छोटे छोटे क्राइम नहीं होते, इसके अंदर बड़े बड़े क्राइम के अंदर भी वो इन्वॉल्व होने से होते, वो उनको मोटिवेट करते हैं कि बड़े बड़े क्राइम्स में इन्वॉल्व होने के लिए। और जनरली आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर वो इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से कमा पाते हैं। और जनरली आप देखेंगे यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से करता है, तो नेचुरली कि वो इतना नहीं हो पाएगा जितना वो लोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो फैमिली जो बैकग्राउंड होता है ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं आपके क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन है। एंड दिस इशू डज नॉट लीड टू क्राइम सच एज थेफ्ट। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि केवल थेफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दैट आल्सो मोटिवेट्स पीपल टू कमिट द अदर क्राइम्स। बड़े बड़े क्राइम्स करने के लिए भी उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है।
एंड दैट दे कैन मेक ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि उन्हें वो इस रिस्क इसी बात पे लेते हैं कि क्योंकि वो गलत तरीके से वो मोटा पैसा कमा सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, और अपने शौक जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनके शौक हैं, वो उन्हें तभी पूरा कर पाएंगे जब वो उन इलीगल एक्टिविटीज़ का सहारा लेंगे, क्योंकि उन्हें सीधे तरीके से उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही। नेचुरली कि दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरी गवर्नमेंट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। अब जब सोसाइटी अपने अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं ले रही, स्टेट कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही, तो नेचुरली कि लोग वहाँ पे आगे अपने आप ही वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट रीजन इज सोसाइटी। सोसाइटी में आप क्या कहेंगे? इन सम टूडेज टाइम मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी सोसाइटी। आप क्या कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी जो होती है उसको उसकी मनी वैल्यू से आंका जाता है कि वो सोसाइटी कैसी है। आपको पता है कि मनी केवल आपका वेल्थ का ही तरीका नहीं है, मतलब कि हाँ भी ठीक है आपके पास धन है, दौलत है। मनी कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को भी शो करता है, सोसाइटी स्टेटस को भी शो करता है, जिसका परिणाम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्योंकि उन्हीं से संबंध रखना चाहते हैं जिनका सोसाइटल स्टेटस अच्छा होगा। अब स्टेटस तभी होगा जब आपके पास पैसा होगा, और वो पैसा कहाँ से आएगा? मैंने आपसे क्या कहा कि यदि आप लाभफुल तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो शायद आप उतना स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ऐसे मौके नहीं प्रोवाइड कर जाते, क्योंकि ईमानदारी आपके कहीं काम नहीं आ पाती, जिसकी वजह से आप गलत तरीके में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दिस मीन सोसाइटल स्टेटस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। कि जो सोसाइटी के अंदर जो स्टेटस की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो आप उस स्टेटस को मेंटेन करने के पर्पज से क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। इवन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी डोंट हैव चिल्ड्रन, और आपने कई सारे स्कूल और यूनिवर्सिटी भी देखी होगी, वो उन बच्चों को कभी भी दाखिला नहीं देंगे जिनके पास पैसा नहीं है ज़्यादा। वो उनके स्टेटस को पहले देखते हैं कि उनकी सोसाइटी का स्टेटस कैसा है, उनकी फैमिली का स्टेटस कैसा है, जब भी उनको वो एडमिशन देते हैं। नेचुरली कि जब वो बच्चे एक गरीब फैमिली से रहेंगे, उनका स्टेटस अच्छा नहीं होगा, उन्हें पता है कि उनके स्कूल और कॉलेज में भी एडमिशन नहीं पाल पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में वो क्राइम का सहारा लेके अपने स्टेटस को कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं। तो दैट मीन्स सोसाइटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द क्राइम। सोसाइटी भी एक रीजन है क्राइम के लिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। इंडिया के अंदर अच्छी खासी पढ़ी लिखी जनसंख्या अनएम्प्लॉयड है, और इवन आपने देखा होगा कि जब ग्रुप डी तक की भी वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर पीएचडी होल्डर तक वहाँ पे उस वैकेंसी को, उस जॉब को लेने के लिए बाध्य हुए हैं, और वो उस वैकेंसी को भी फिल करते हैं। दिस मीन्स लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द क्राइम। भाई आपने पढ़े लिखे हो गए, वहाँ पे आपको सारी डिग्री आपके पास है, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही, नेचुरली कि आप वहाँ पे क्या सोचेंगे? भैया इतना पढ़े लिखे का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो भाई पैसा कमाना है, कैसे भी कमाओ जी। तो नेचुरली कि अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द क्राइम। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ह्यूज पोर्शन ऑफ आवर यूथ टुडे आर अनएम्प्लॉयड। जनरली आप देखेंगे हमारी जो यूथ का ज़्यादातर जो पोर्शन है वो अनएम्प्लॉयड है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयड, जनरली आपकी इसके लिए बड़ी बड़ी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो केवल डिग्रियाँ बांट रही हैं और वो बच्चों के फ्यूचर को दाव पे लगा रही हैं। और ये ही रीजन है कि वो बच्चे डिग्री होने के बावजूद उनके पास नॉलेज नहीं है, एंड दे आर नॉट डेवलपिंग देयर स्किल। वो उनके स्किल को डेवलप करने में कोई सहायता नहीं करते, और कहीं ना कहीं वो जो लोग जो अब डिग्रियां हैं उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। और इसके लिए जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है दे आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आपने जनरली देखा होगा कि हमारे देश के अंदर 2000 के बाद इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई जो डिग्रियां बांट रही हैं। आपने लॉ के फील्ड में देखा होगा, पहले कभी प्राइवेट कॉलेज आपने नहीं देखा होगा। जब आप 2000 के बाद जाते हैं तो आपको इतने सारे प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे जिन्होंने केवल डिग्रियां बांटने का काम किया है। इवन कहने में कहते हैं कि 75% अटेंडेंस होनी जरूरी है, परंतु आप जब देखेंगे तो वहाँ पे उनकी अटेंडेंस खुलेआम पूरी की जाती है, और उनको एडमिशन लेते समय ये कहा जाता है कि आपको यदि अपनी 75% अटेंडेंस पूरी करानी है तो आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, और उसके नाम पर उनके एडमिशन ले लिए जाते हैं, और बच्चा वो कभी कॉलेज में नहीं नजर आता। तो नेचुरली है, तो आप क्या वहाँ बच्चा जब आपको ये कहेंगे कि आपको 75% अटेंडेंस आपको ऐसे ही मिल जाएगी बैठे बैठाए, तो नेचुरली वो बच्चा क्यों रिस्क लेगा, क्यों वो पेन लेगा? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, क्योंकि वहाँ पे डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं, बच्चों को नॉलेज नहीं दिया जा रहा, वहाँ उन्हें कभी कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं दिया जा रहा, ना उनके अंदर कोई स्किल डेवलप की जा रही है, केवल एक नाम की डिग्रियां बांटी जा रही हैं। बच्चों से ये कहा जाता है कि आपको कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है
भाई एक बार बताओ ना, जब बच्चे के पास डिग्री है, उसके पास नॉलेज नहीं है, तो उसे कौन रखेगा? तो डैट इज वन ऑफ द रीजन। वहाँ पे वो बच्चे को तो डिग्री होने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिलेगा। नेचुरली सामने वाले को कहीं ना कहीं स्किल चाहिएगी, उसको नॉलेज चाहिएगा। जब उसे स्किल और नॉलेज नहीं मिलेगा तो उस डिग्री का कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसे नौकरी नहीं मिलेगी। और जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो सीधे हाथ से क्या करेगा, वो लाफुल मीन्स से तो पैसा कमा नहीं पाएगा। तो वो अनलीगल मीन्स, मतलब इन मीन्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो डैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है। एंड इसके अलावा आप जब देखेंगे, नेक्स्ट रीजन इज अनइक्वल राइट्स। हमारे इंडिया के अंदर आप देखेंगे राइट्स का जो डिवीजन किया गया है, जो अधिकार है जो हमें हमारे पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं, कहने में तो यही कहा जाता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा अधिकारों के आधार पर, परंतु जनरली आप देखेंगे तो वहाँ पे जो राइट्स का डिवीजन है वो अनइक्वल चल रहा है। अनइक्वल मतलब देर, मतलब कहेंगे डेप्रीवेशन टू अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंक्रीजिंग ऑनलाइन रेट्स, पीपल रिजोर्ट टू नोटियस एक्टिविटी। क्या मतलब कि यहाँ पे जो राइट्स का जो डिवीजन हो रहा है, बेसिक राइट जो उनको मिलने चाहिए हर व्यक्ति को, उसके राइट से डिप्राइव किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिसके उनके राइट्स जब उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाते, वो अपनी जीविका नहीं कमा पाते, जिसकी वजह से वो ऑनेस्ट तरीके उनके कोई काम नहीं आ पाते। और वहाँ पर वो ऑनेस्ट तरीके जब उनके काम नहीं आते, ईमानदारी वाले तरीके काम नहीं आते, तो नेचुरली कि वो किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्राइम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। तो दे आर इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन देयर क्रिमिनल एक्टिविटीज़। मतलब क्या कहेंगे कि वहाँ पर वो व्यक्ति, क्योंकि उन्हें अधिकारों से उन्हें डिप्राइव किया गया है, और जब वो अपने राइट लेने की बात करते हैं तो कोर्ट के द्वारा भी उन्हें अधिकार जल्दी से नहीं दिलवाए जाते, क्योंकि हमारा कोर्ट का प्रोसीजर इतना टिपिकल है। वहाँ पर एक व्यक्ति यदि सीधे तरीके से अपने अधिकार लेना चाहेगा तो वो नहीं ले पाएगा, उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, और बड़े बड़े लोग वो पैसा दे के निकल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं, क्राइम का सहारा लेते हैं। दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द क्राइम। वो भी क्राइम के लिए एक रीजन है। एंड द नेक्स्ट रीजन इज अनफेयर जस्टिस सिस्टम। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, न्याय प्रणाली है, वो भी फेयर नहीं है। कहने में तो यही कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल, हमारी जो जुडिशियल है दैट इज इंडिपेंडेंट, ऐसा ही कहते हैं ना। परंतु जनरली आप देखेंगे कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है दैट इज अनफेयर। that may be another major cause for the crime when the people believe that they are not given due and they are not fairly treated by the system। जब उन्हें लगता है कि उन्हें सिस्टम के द्वारा सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा, नेचुरली कि वो क्या करेगा, अपने आप को अनफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लेगा। अब एक व्यक्ति जो कोई बेचारा जो गरीब व्यक्ति है, यदि वो कोर्ट में जाता है, नेचुरली कि उसके अधिकारों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता, और वहाँ पे उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया जाता है। ये किस वजह से हो पा रहा है, क्योंकि अनफेयर जस्टिस सिस्टम है। वहाँ पे बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने केस फाइल किया है, वो आदमी पैसे दे के उन्हें खरीद लेता है जजिस को। तो वहाँ पे जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो न्याय देने में सफल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये क्राइम का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। तो अनफेयर जस्टिस सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द क्राइम, एंड पीपल ट्राई टू गेट जस्टिस फॉर देमसेल्व्स। वो क्या कहते हैं कि जब हमें न्याय नहीं मिल रहा, वहाँ से कानून से न्याय नहीं मिल रहा, तो हम अपने आप न्याय लेंगे जी। अब आपने अतीक अहमद को देखा, उन्होंने कितने लोगों के मर्डर किया, क्या जो जिन लोगों के उन्होंने ज़मीन छीनी या जिनके मर्डर किए, क्या उन्हें न्याय मिल पाया? आज योगी सरकार ने आके उनके एनकाउंटर करे, तब उन्हें कहीं ना कहीं राहत महसूस दी कि हाँ वास्तव में हमें न्याय मिला है। तो कहने का मतलब ये कि हाँ, यदि हमें हमारा जस्टिस सिस्टम सही नहीं होगा तो लोग क्या करते हैं, उसको अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जब हमें न्याय कोर्ट से नहीं मिल रहा तो हम अपने आप लेंगे। नेचुरली कि वहाँ पे क्राइम को बढ़ावा मिलता है। तो अनफेयर जस्टिस सिस्टम इज ऑल्सो वन रीजन फॉर द क्राइम। तो दीज आर द सर्टेन रीजन फॉर द क्राइम। तो ये मैंने आपको आज डिस्कस किया, रीजन्स फॉर द क्राइम एंड द कॉजेज ऑफ द क्राइम। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक यू हैव, मेरे को लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि फिर भी आपको कोई डाउट है, देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट। थैंक यू।